वेलकम टू एनिमे रैंक्स और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा बाकी 2018। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ना भूलेगा। हमारी एपिसोड की शुरुआत में येनागी यूजिरो हानमा से कहता है, ये पहली बार है जो कि हम मिलने हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना जो कि मैं हर एक पे यकीन भी रखता हूँ और यही तुम्हें वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बनाता है। लेकिन इससे पहले येनागी अपनी बात पूरी कर पाता, यूजिरो हानमा कहने लगता, आखिर इन चीजों की किसको परवाह है? मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम ये मैच हार चुके हो। कुछ ही देर यूं ही खामोश रहने के बाद येनागी बोलता है, मिस्टर हानमा, मैं और मेरे जैसे लोग तुम्हें वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मानते हैं। जो सुन के इज़ोमोटो काफी परेशान होने लगता और वो दिल ही दिल में कह रहा होता कि मत बोलना, बस कुछ मत बोलना। लेकिन इसके बावजूद भी येनागी बोल ही देता। आखिर तुम कौन होते हो जो हमें बताएगा कि आखिर इस मैच में कौन जीता और हारा? यूजिरो हानमा की बॉडी से ऑरा बाहर आने लगता। यूजिरो इज़ोमोटो से कहता है, क्या तुमने सुना उसने क्या कहा? उसने कहा तुम कौन होते हो जो इस मैच के बारे में बोलोगे? जो कि वो बिल्कुल सही भी कह रहा है। ये सुनते ही इज़ोमोटो काफी हैरान होता। यूजिरो मजीद बोलता, ये एक मैच है और इसमें कोई रूल नहीं है, फिर इसका फैसला कौन करेगा कि कौन जीता और कौन हारा? सारी सी बात है, जो दो बंदे आपस में लड़ रहे होंगे, उनकी लात टूटी हो या उनका हाथ क्रश हो चुका हो या फिर उनका पूरा का पूरा जिस्म ही तबाह हो चुका हो, जब तक दोनों में से कोई हार न मान ले तब तक तुम बिल्कुल ठीक ठाक क्यों ना हो। लेकिन अगर तुम अपनी जीत को तस्लीम नहीं करते तो तुम भी नहीं जीते। क्या मैंने ठीक कहा इज़ोमोटो? इसी में वहाँ पे गोकी शिबुकावा भी पहुंच जाता। वहाँ पे पहुंचते ही शिबुकावा को पता चलता है कि यही इसी वजह से एक रुकावट मेरे ही रास्ते में आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे इस जैसा शख्स भी मौजूद है। इस सब के बाद यूजिरो हानमा कहता है, मैं घर जा रहा हूँ। जाने से पहले वो येनागी का मुंह तोड़ देता। अगर तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता तो इसका मतलब तुम मेरे चैलेंज में खड़े हो चुके हो। लेकिन हमारे दरमियान में जो मुकाबला है वो खत्म हो चुका है। दूसरे सीन में हमें किसी एक अनजान केव में दिखाया जाता है जिसमें डोरियन मौजूद होता, कि उसे देख रहा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कैसे न कैसे करके इस केव में पहुंच गया होता। तभी वहाँ पे आता है ओलिवा। तो ये ओलिवा कहने लगता, तुम लोगों के पीछे मैं टोक्यो तक आ गया, पर वहाँ तक भी चलो ठीक था, लेकिन इसके बाद से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। यूं ही पता नहीं कितना वक्त हो चुका है कि मैंने तुम्हें से किसी एक को पकड़ा हो। जिस पर डोयल खड़ा होके कहता है, तुम यहाँ पे मुझे पकड़ने आए हो, आओ और कोशिश करके देख लो। लेकिन ओलिवा कहता है, ये तो मैंने पहली बार देखा है जो कि कैदी खुद ही कोशिश कर रहा है कि वो पकड़ा जाए। लगता है कि तुम्हें देख रहा भी नहीं है। तुरंत ही ओलिवा उस पे वार कर देता, मगर इसके बावजूद भी ओलिवा उसके आंख का जायजा लेने लगता। जो देखते ही ओलिवा कहता है, ये तो पॉइजन की वजह से है और काफी खतरनाक। इसी में ओलिवा डोयल को एक रख के लगाता और बस इसी में सारे क्रिमिनल्स वो पा चुके हैं जिसके लिए वो टोक्यो आए थे। लेकिन डोयल को ओलिवा ने बिल्कुल नहीं हराया। उसने अपनी हार कात्सुमिया रोची के सामने अपनी मर्जी से ही खुद ही मानी थी। दूसरे सीन में हमें कोज़ुओ और बाकी के बारे में दिखाया जाता, लेकिन यार बाकी को कुछ हो गया होता। वो कोज़ुओ के हाथ के बना हुआ खाना भी ना खा रहा होता। और देखो तो सही हमारे बाकी को कितना कमजोर हो गया है। जिस पर कोज़ुओ उसे हॉस्पिटल जाने का कहती है, फिर वो कहता है, जब तक मैं खा रहा हूँ और मैं सो रहा हूँ तो मैं ठीक ही हूँ। तो कोज़ुओ परेशानी से तुरंत से खड़ी हो जाती और कहती, तुम तो खा रहे भी कुछ नहीं हो। यही वजह से कोज़ुओ रोना शुरू कर देती। इसी में हमें मेट्रोपॉलिटन पुलिस हॉस्पिटल में दिखाया जाता, क्योंकि वो डोयल की आंख का पॉइजन के बारे में ही होता। सारे के सारे कंपाउंड्स न्यूरोटॉक्सिस एल्कालीन होते, मतलब कि ये जिन चीजों से भी मिलके बना है वो पूरे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। यही वजह से उसकी तो नजर ही चली गई थी सिर्फ छूने से ही, और अगर ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये सब कुछ सुन के डॉक्टर भी हैरान हो जाता कि ये तो मुझसे भी आगे निकला। देखते ही देखते एक और बार सीन शिफ्ट होता। कोज़ुओ बाकी की जैसी शर्ट उतारती है, बाकी पहले से बहुत कमजोर हो चुका होता। जो देखते ही कोज़ुओ चिल्लाते हुए कहती है, हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। अब यही खबर बाकी के सारे दोस्तों को मिल रही होती कि बाकी हॉस्पिटलाइज हो चुका है। उसी सीन में बाकी हॉस्पिटल में होता और बाकी का डॉक्टर मिस्टर कोरेहा ही होता। कोरेहा कोज़ुओ से बोलता है, अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है तो आके मेरी बात सुन लो। और अकेले में कोरेहा कोज़ुओ को ये बात बता चुका होता है कि अब बाकी को नहीं बचाया जा सकता। जो सुनते ही कोज़ुओ के पैरों तले जमीन खिसक जाती। कोरेहा मजीद बोलता, ये तो एक मिरेकल है कि ये तो अभी तक जिंदा है। इसे सुनने के बाद ही कोज़ुओ रोते हुए हॉस्पिटल से निकल आती, बस अकेले बैठ के रोती रहती। इसी में वहाँ पे एक अनजान शख्स आता जो कि कोज़ुओ से बात करने की कोशिश करता, लेकिन तभी वो देखता है कि वो हॉस्पिटल के सामने बैठी हुई है और बैठ के रो रही है, तो इसका मतलब वो जरूर मुश्किल में है। फिर वो कोज़ुओ से माफी मांगता कि तुम्हारे मुश्किल टाइम में मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ। उसके बावजूद भी कोज़ुओ से कहती है, कोई बात नहीं। वो अनजान शख्स मजीद बोलता,
दिखने में लगता है कि कोई खास शख्स इसी हॉस्पिटल में मौजूद है। इसे सुनते ही कोज़ो की आंखों में पहले से ज्यादा आंसू आते। कोज़ो माफी मांगना शुरू कर देती, जो देख के वो अनजान शख्स कहता है तुम्हारी दुआएं बहुत खूबसूरत है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी दुआएं उस शख्स तक पहुंचेगी जिसके लिए तुम आंसू बहा रही हो। वो अनजान शख्स उसे एक चीज दिखाता और वो कहता है ये मेरा खुदा है जिसमें मुझे यकीन है वो तुम्हारे उस खास शख्स को जरूर बचाएगा। इसी तरह वो अनजान शख्स जाने लगता जिसपे कोज़ो कहती है वैसे तुम पूछना क्या चाह रहे थे, तो वो उसे किसी बिल्डिंग के बारे में पूछता और उसी बिल्डिंग में डेव नाम का कोई शख्स उसका इंतजार कर रहा होता। उसने अपने पार्टनर्स के साथ लड़ लिया होता और बस उसी का इंतजार होता। वो कहता उसका इंतजार करना बहुत जरूरी है, किसी मैच से भी ज्यादा जरूरी, जबकि डेव एक प्रोफेशनल चैंपियन है, जबकि वो अनजान शख्स डेव की तरह प्रोफेशनल फाइटर भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी डेव उसका इंतजार कर रहा है कि वो अनजान शख्स काफी स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद वो अनजान शख्स पहुंच ही जाता। वो प्रोफेशनल चैंपियन अपने घुटनों पे आके कहता है तुम्हारा बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, इस दिन के बारे में सिर्फ ख्वाब भी देखा था कि मैं तुमसे मिलूंगा। इसी में वही अनजान शख्स से लड़ने के लिए तैयार हो जाता और उसने काफी मोटे बॉक्सिंग ग्लव्स पहने होते हैं। इसके बावजूद भी डेव बोलता है अभी भी उसका पंच मुझसे 100 गुना ज्यादा जोर से लगता है कि डेव ने कोई ग्लव्स भी नहीं पहने होते। डेव उस अनजान शख्स की जान लेने की कोशिश भी करेगा, ये वैसा चाहते हुए भी उसमें कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि वो अनजान शख्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और अगर डेव इस मैच में उसकी जान लेने की कोशिश ना करे तो वो उसके आगे बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। दूसरे सीन में सारे लोग इकट्ठे हुए होते उसी हॉस्पिटल में। डॉक्टर बताता है ये सब कुछ पॉइजन की वजह से हो रहा है, जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी वर्सेस येनागी हुआ था, बाकी की यही हालत येनागी के पॉइजन से हुई है। कोई दवाई इस पॉइजन के आगे टिक नहीं पा रही और यूं ही एक और बार डेव पे सीन शिफ्ट होता और उसमें डेव लाखों कोशिशों के बावजूद भी वो उस अनजान शख्स के सामने टिक ना पाता। इसी तरह बड़ी आसानी से वो अनजान शख्स उसे हरा देता। देखने वाले लोग काफी हैरान हो गए होते, अनजान शख्स ने डेव को हरा कैसे दिया। इसी के पूछने पे वो बताता है मैं तो बॉक्सिंग नहीं कर रहा था। उसी सीन में जापान का जर्नलिस्ट 20वीं सेंचुरी के सबसे बड़े खिलाड़ी से मिलने आया होता। उस पल के लिए वो 10 सालों से इंतजार कर रहा था, मगर उस खिलाड़ी का जिस्म पूरा का पूरा कांप रहा होता और इस खिलाड़ी का नाम मोहम्मद होता। मोहम्मद अली, तुमने बहुत इज्जत पाई, बहुत पैसा भी पाया, ना कि सिर्फ बॉक्सिंग में, और ये सारी कामयाबियां हमारे आगे क्या मायने लगती है। इसके तुरंत ही मोहम्मद अली का काम ना रुक जाता और इसके बाद कहता है मिस्टर जर्नलिस्ट, मेरे लिए भी तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है। क्या तुमने ऐसे शख्स के बारे में सुना है जिसका नाम हानमा हो, योजिरो हानमा? सुनते ही जर्नलिस्ट के पैरों तले जमीन खिसक जाती और वो समझ जाता ये तो ओगर के बारे में बात कर रहा है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है बाकी तो हॉस्पिटल से फरार हो गया होता है, जो सुन के डॉक्टर काफी हैरान होता कि इस कंडीशन में वो कैसे फरार हो गया। जबकि दूसरी ओर कोज़ो बाकी से कहती है कि तुम हॉस्पिटल से बाहर क्या कर रहे हो। बाकी उसे नहीं कहता है सब कुछ ठीक है, बस तुम्हें मुझ पे एतबार करना होगा। दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है अनजान शख्स मोहम्मद अली का बेटा है, जो कि ओगर युजिरो हानमा के साथ बैठा हुआ है। लोग बाकी के फादर को ओगर भी बुलाते हैं, जो कि मैं दूसरी बार बता रहा हूँ। युजिरो हानमा उससे कहता है तुम्हारा बाप कैसा है। इससे पहले दोनों के दरमियान में और बातचीत होती, लेकिन हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।